जय हिंद। वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2020 का आंकड़ा आ चुका है और ये 2022 का आंकड़ा 2021 के ऊपर डिपेंड करता है। तो द हिंदू में इसकी बात की गई। चलिए हम लोग आज उसको देख लेते हैं, ये रिपोर्ट क्या है और इस रिपोर्ट को कौन जारी करता है और इसका हमारे लिए क्या यूज़फुलनेस है, क्या हमारे लिए इसका महत्व है। ठीक है, ये जो रिपोर्ट है वो पेरिस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एक रिसर्च सेंटर बनाया गया, उसका नाम है वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब, इसके द्वारा जारी की जाती है। इस इनइक्वालिटी रिपोर्ट में किसी देश में जो इनकम है और जो मनी का डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बारे में, जो डिस्ट्रीब्यूशन का जो तरीका है उसका डेटे का ये लोग रिसर्च करते हैं, उस डेटा का रिसर्च करते हैं। अब इस रिपोर्ट का क्यों महत्व है? क्योंकि इसके द्वारा इनइक्वालिटीज़ का पता कर चलता है कि कहाँ पर किस प्रकार की इनइक्वालिटी है, तो उसको दूर करने के लिए इस रिपोर्ट का यूज़ किया जा सकता है। इस रिपोर्ट में जो दी जाने वाली जानकारी वो काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि अधिकांश लोकतंत्रों में आप देखेंगे जो रिच पीपल हैं वो अपनी इकोनॉमिक पावर को पॉलिटिकल पावर में चेंज कर सकते हैं और ऐसा करते भी हैं। और इसीलिए जिस देश में असमानता जितनी अधिक होगी वहाँ इस बात की उतनी ही अधिक संभावना होगी कि आर्थिक रूप से संपन्न जो धनी व्यक्ति होंगे वो देश के बहुसंख्यक लोगों के भाग्य का निर्धारण कर रहे होंगे। यहाँ बहुसंख्यक का मतलब आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए बात हो रही, निर्धनों के लिए बात हो रही। अब ये जो इनइक्वालिटी का लेवल है, असमानता का स्तर है, इसके बारे में जो सटीक डेटा है, ठीक है, वो यहाँ से हमें पता लग गया। अब इस असमानता को कम करने में हमें कुछ उपाय करने होंगे, वो पॉलिसीज़ बनानी होगी जिससे हम इस इनइक्वालिटीज़ को दूर कर सकें। चलिए हम लोग समझते हैं। नेशनल इनकम में भागीदारी के संदर्भ में देखो अगर आप, तो अमीर और गरीब के बीच का अंतर काफ़ी बड़ा है। सरकारी नीतियों के समृद्ध और एक पर्टिकुलर वर्ग के पक्ष में होने के कारण ही इस अंतर में तेजी से ग्रोथ भी हो रही है, मतलब ये अंतर बढ़ता ही जा रहा है। जो वर्ल्ड पॉपुलेशन के 10% सबसे अमीर आबादी के पास वर्ल्ड की इनकम का लगभग 52% हिस्सा है, जबकि सबसे गरीब 50% आबादी के पास वर्ल्ड की इनकम का केवल 5% भाग है। अब ये जो ग्लोबल संपत्ति है, जो असमानता की बात हो रही है, ये आय असमानता से भी बदतर है। सबसे गरीब 50% आबादी के पास जो ये संपत्ति है ना, पूरी दुनिया में जितनी संपत्ति है उसका केवल 2% हिस्सा है, जबकि सबसे अमीर 10% आबादी के पास जो पूरी दुनिया में कुल संपत्ति है उसका 76% भाग है, 76% भाग है। देशों के बीच असमानता में कमी नहीं हो रही है, बल्कि कमी और कम होती जा रही है। दूर करने की तो बात हो ही नहीं रही, जबकि देशों के भीतर असमानता बढ़ती जा रही है। दो देशों के बीच इनइक्वालिटीज कम हो रही हैं, लेकिन देखें ना, दो देशों के भीतर है ना जो इनइक्वालिटीज वो बढ़ रही है। सबसे अमीर 10 देशों की औसत आय, सबसे गरीब 50% देशों की औसत आय के बीच का अंतर पहले 50 गुना हुआ करता था, अब ये घटकर 40 गुना रह गया। मतलब उन रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन तो हो रहा है दूसरे देशों में भी। अब देशों के भीतर जो 10% व्यक्ति हैं और जो निचले स्तर पर 50% व्यक्ति हैं, उनकी औसत आय के बीच का अंतर लगभग 5 गुना से 15 गुना तक हो गया। पहले 5 गुना अंतर था, अब वो 15 गुना तक हो गया। कहने का मतलब देश अमीर होते जा रहे हैं किंतु सरकारें गरीब होती जा रही हैं। क्यों? क्योंकि जो नेशनल जो हमारी संपत्ति है, राष्ट्रीय संपत्ति है, उसमें निजी स्वामित्व वाली संपत्ति का हिस्सा बढ़ रहा है, जबकि सार्वजनिक परिसंपत्तियां जैसे भवन, विश्वविद्यालय, सड़कें, अस्पताल, इनका हिस्सा कम होता जा रहा है। इस रिपोर्ट के अनुसार यूरोप सबसे कम असमानता वाला महाद्वीप है। यहाँ शीर्ष 10% आबादी का आय में केवल 36% हिस्सा है, जबकि मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अमेरिका की बात करें में सर्वाधिक असमानता देखी गई। यहाँ 10% आबादी की आय में 58% हिस्सा आता है जो अमीर लोग हैं। चलिए भारत के संदर्भ में समझते हैं, क्योंकि भारत बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें भारत के लिए एग्जामों की तैयारी करनी है।
भारत विश्व के सबसे असमान देशों में से एक है। यहाँ शीर्ष 1% आबादी का राष्ट्रीय आय में 7% हिस्सा है। सोचिए, किसी देश की जो शीर्ष 1% पॉपुलेशन है वो नेशनल इनकम में उसका 7% की पार्टनरशिप है। ठीक है, ऊपर के जो 10% इंडियंस हैं उनका राष्ट्रीय इनकम में 57% का हिस्सा है, जबकि निचले स्तर की 50% आबादी का मात्र 13%। तो निचले स्तर की जो 50% आबादी की राष्ट्रीय औसत आय है ना, वो 53,610 रुपये है। राष्ट्रीय औसत आय प्रति ईयर है ये 53,610। 50% आबादी पूरे साल में 53,000 रुपये कमाती है, मतलब करीबन 3,500 रुपये से थोड़ा सा ज़्यादा मंथली, 3,500 रुपये मंथली कमाती है हमारी 50% आबादी। खैर, यही तो हमारी तरक्की है और यही हमारा विकास है। जबकि जो टोटल 10% जो ऊपर वाली आबादी है उसकी आय तो इनके 20 गुना से भी ज़्यादा है। वो करीबन 11,66,000 रुपये के लगभग करीब कमाती है उनकी जो है। अब आप समझ सकते हैं कि ये इनइक्वालिटी कितनी ज़्यादा है। अगर हम असमानता की बात करें 1947 से पहले और बाद की बात को समझें, जब ब्रिटिश शासन था ना तब हम ज़्यादा बेहतर स्थिति में थे क्योंकि उस समय जो शीर्ष 10% आबादी का जो नेशनल इनकम में हिस्सा था ना वो 50% था और अब 57% है। तो आज़ादी के बाद इनइक्वालिटी कम नहीं हुई है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बढ़ी है। भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद से दशकों में समाजवादी आर्थिक नीतियों ने आय असमानता को कम किया, जिसमें से जो शीर्ष 10% आबादी की हिस्सेदारी थी ना वो 35 से 40% हो गई। लेकिन जब 1991 में उदारीकरण आया, उस उदारीकरण से वजह से ये इनइक्वालिटी फिर बढ़ गई। इस रिपोर्ट में एक बात कही गई है कि जो असमानता है और जो गरीबी है ये निश्चित नहीं होती, बल्कि ये जो नतीजा है ना गरीबी और असमानता वो कुछ नीतिगत निर्णयों का नतीजा है। मतलब जो पॉलिसी मेकर है ना उनकी पॉलिसी मेकिंग में कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो गरीबी दूर नहीं हो पा रही। इस रिपोर्ट में ये भी बात की गई कि उदारीकरण कार्यक्रमों के बाद दुनिया भर में असमानताएं क्यों बढ़ी उसका भी पता लगाया गया कि जो रिच था वो सुपर रिच कैसे बन गया। तो उस पर सुपर रिच टैक्स लगाइए, ये रिपोर्ट्स बात करती है कि वो रिच था जो सुपर रिच हो रहा है तो उस पर सुपर रिच टैक्स लगाने की बात कर रहा है। एक सशक्त पुनर्वितरण व्यवस्था बनाने की बात कर रहा है। यदि बढ़ती असमानता की मौजूदा प्रवृत्ति को हम कम नहीं कर सके तो कम से कम इसे रोकें, तो ऐसा करने की सिफारिश की गई है। फिलहाल यही हमारी विश्व असमानता रिपोर्ट कह रही है। यहाँ पर आपके लिए मेंस में जो क्वेश्चन बन सकता है कि ये बन सकता है कि भारत में बढ़ती असमानता से संबंधित चिंताओं पर चर्चा करें। ठीक है, और प्री के लिए जो क्वेश्चन हो सकता है कि इस रिपोर्ट कौन जारी करता है और इसमें किस तरह का डेटा दिया गया उस पर फोकस हो सकता है। तो प्री मेंस दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है।